बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज कई दिलचस्प और अहम मामलात सामने हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि अचानक से ये शोर जो मचाना शुरू कर दिया गया है कि मुल्क बहरान की जद में है, ख़तरनाक बहरान है और खाना जंगी हो जाएगी, आर्मी चीफ मुदाखलत करे, चीफ जस्टिस मुदाखलत करे, खान तुर्क का पत्ता खेल देगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये तो एक साहब का ट्वीट था, लेकिन इस ट्वीट के मज़ामीन जो हैं वो PTI के मुख्तलिफ हल्के सोशल मीडिया पर इसी तरह की बातें फैला रहे हैं। ये तसर दे रहे हैं कि इंटरनेशनल साजिश रूबा अमल है और इमरान खान का तख्ता उलटने की कोशिश की जा रही है, और फिर इस फरियाद के अंदर ये धमकी भी छुपी है कि खान के पास कोई पत्ता है, और साथ ही ये डरावा दिया जा रहा है कि मुल्क बहरान की जद में है, मार्शल लगाया जाए। मार्शल का नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन मतलब यही है कि मार्शल लगाया जाए। तो मैं ये अर्ज़ कर दूं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि मुल्क किसी बहरान की तरफ नहीं बढ़ रहा। बहरानों में तो वो पहले से मुब्तला है, अब मुल्क बहरानों से निकलने की तरफ जा रहा है। इमरान खान ने जो साजिश की थी एक बहरान की शक्ल देने की, और वो एक ब्लफ था, उसको मौलाना फजलुर रहमान ने नाकाम बना दिया। इसके बारे में मैं वजाहत करता हूँ। और दूसरा ये है कि इमरान खान कितने दिन तक टक्करे मारेगा। MQM से 4 मुलाकातें इसकी और इसकी पार्टी की हो चुकी है, और हर मुलाकात में एक ही जवाब आया, और कल फिर इसने 3 आदमी, वो जो कराची के नाज घर का इंचार्ज इमरान इस्माइल, उस समेत 3 आदमी इसने फिर भेजे MQM से मिन्नत तरला करने के लिए, लेकिन वो नाकाम लौटे। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो चौधरी परवेज़ इलाही का इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू में डेवलपमेंट ये नहीं थी कि चौधरी परवेज़ इलाही ने हुकूमत के खिलाफ बयान दिया है या अपने अपोजिशन की तरफ जाने का इंदिया दिया है, वो तो सबको मालूम है और इमरान खान को भी मालूम है। इसमें असल डेवलपमेंट ये है कि परवेज़ इलाही ने अपने इस इंटरव्यू में एक मैसेज कन्वे कर दिया है कि तमाम इत्तेहादी जमातें अपोजिशन बन चुकी हैं। और फिर ये है कि वो चश्मा फैज़, जिसके बारे में सबसे पहले मैंने आपको इस व्लॉग में बताया था कि वो अब सूख चुका है, उसकी तरफ से अब कोई अंदेशा नहीं है। जो वो करता रहा है इस मुल्क के साथ वो कर चुका। अब वो चश्मा फैज़ जो है इस मुल्क को अपने तेज़ाबी पानी से कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। चौधरी परवेज़ इलाही ने तस्दीक कर दी कि वो चश्मा फैज़ सूख चुका है, और दर हकीकत वो सूख चुका है। उसमें पानी का कोई कतरा नहीं रहा। सूखी ज़मीन है, खुश्क चटकती हुई ज़मीन है, और इस चटकती हुई ज़मीन पर कुछ सूखे खुश्क खिज़ाज़दा पत्ते बिखरे हुए हैं, और इमरान खान को उस तरफ से किसी फ़ायदे की कोई उम्मीद नहीं। ये चौधरी परवेज़ इलाही ने साफ कह दिया, और अपोजिशन के उस इल्ज़ाम की तस्दीक भी कर दी। इल्ज़ाम ये था कि चश्मा फैज़ ने चौधरी परवेज़ इलाही को फ़ोन किया और कहा कि हुकूमत के साथ डटे रहो, अपोजिशन की तरफ नहीं जाना, मैं आने वाला हूँ, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये है कि वो इमरान खान जिस बात को तुर्क का पत्ता समझता है कि वो जनरल बाजवा को बरतरफ करके ये चश्मा फैज़ को उसकी जगह पर बिठा देगा, तो ये यानी उसने मैसेज दिया। लेकिन परवेज़ इलाही को भी हालात का पता था, और मैंने अपने व्लॉग में बता दिया था कि चौधरी परवेज़ इलाही ने ही ये बात फिर चीफ को पहुँचा दी कि मुझे इस तरह का फ़ोन आया, और फिर मुस्लिम लीग वालों तक भी ये बात पहुँचा दी गई। मुस्लिम लीग की मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एक किस्म का वो क्या कहा जाता है कि डक्का लगा दिया, पंजाबी का मुहावरा होता है, डक्का लगा दिया, और वो डक्का बड़ा पक्का है। अच्छा नाज़रीन, इन बातों की तफसील से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जो किया इमरान खान ने, उसको आपने देख लिया कि वो कैसा बुझा बुझा प्रोग्राम था। लेकिन उस प्रोग्राम को छोड़िए, इमरान खान के चेहरे पर जो बुझावट बरस रही थी वो आपने मुलाहजा कर ली होगी। एक बेरबत तकरीर जिसमें कोई तसलसल नहीं था, फ़िक्रों की आमद का कोई पता नहीं चल रहा था कि कौन सा फ़िक्रा क्यों आ रहा है और किस फ़िक्र के बाद उसे क्या बोलना है। बात उसने सब पुरानी की, एक भी नई बात नहीं कही। वही पुराने घिसे बटे इल्ज़ामात और कहानियाँ जो सुन सुन कर कौम के कान पक गए हैं कि मैंने वो सेहत कार्ड दिया, हालांकि वो सेहत कार्ड नहीं है, वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है। उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है, और फ्रॉड के बगैर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो है पूरे यूरोप में है, पूरे अमेरिका में है, और दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ फ्रॉड नहीं है, यहाँ फ्रॉड है। यानी प्राइवेट अस्पतालों में जाएं और बुखार का बिल भी 1 लाख रुपया दें। तो ये इस तरह की बातें। और फिर वो ड्रोन हमलों की बार बार जिक्र, मैं भी उसको बार बार बता चुका हूँ कि ड्रोन हमले तो इसी की पार्टी के आशीर्वाद से हुए थे। मसलन जिसने ये PTI बनाई वो था जनरल पाशा, और जनरल पाशा का ड्रोन हमलों से क्या ताल्लुक़ था, रहील शरीफ का क्या ताल्लुक़ था, सबको पता है।
उस पर बात करना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये सवाल अब उठता है कि ये कुछ दिनों से ड्रोन हमलों की मजम्मत बार बार क्यों कर रहा है अचानक। क्योंकि ड्रोन हमले इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में कोई इशू नहीं है। अमेरिका तालिबान पर ड्रोन हमले करता था, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया, तमाम तालिबान जो पाकिस्तान में थे, कोयटा में थे या वजीरिस्तान में थे या पेशावर में थे, जहाँ भी थे हम नहीं जानते, लेकिन वो जहाँ भी थे वो पाकिस्तान से निकल गए, चले गए, अफगानिस्तान चले गए, और इसलिए पाकिस्तान पर अब ड्रोन हमलों का कोई इशू नहीं रहा। ना ही कोई सियासी इशू है, ना कोई फौजी इशू है, ना ही कोई स्ट्रेटजिक इशू है। ये इशू ख़त्म हो गया। अगरचे मुशर्रफ के जराइम, पाशा के जराइम बदस्तूर बाकी हैं, शायद कभी पाकिस्तान में हालात ऐसी करवट लें कि इन कौमी मुजरमों के ख़िलाफ़ मुकदमात चल सकें, लेकिन बहरहाल मौजूदा हालात में इनका कोई इशू नहीं रहा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रोन हमलों की मजम्मत कर करके बार बार करके, और ये कि अमेरिका ने किए, इतने सौ हमले किए, किसी ने मुज़ाहमत नहीं की, किसी ने बोला नहीं, असल में ये फ़ौज को ताना दे रहा है। वरना सबको पता है कि नवाज शरीफ हों या जरदारी हों, उनका ड्रोन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं था, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये आला क़यादत का फैसला था, और जिस मुआहदे के तहत ये ड्रोन हमले होते थे वो मुआहदा अब भी मौजूद है। तो दरअसल इमरान खान ये फ़ौज को टीज़ करने के लिए उस पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। ड्रोन हमलों की मजम्मत जायज़ है या उनकी हिमायत करनी चाहिए, ये सवाल जो है ये एक अलग सवाल है, लेकिन इस वक्त जो ये ड्रोन हमलों की मजम्मत कर रहा है बार बार, ये फ़ौज को जतला रहा है, नवाज शरीफ को नहीं, जरदारी को भी नहीं। और भी बहुत सारे झूठ मुसलसल सिर्फ ये है कि कल की तकरीर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट शो में इसका चेहरा बुझा हुआ था, इसके माथे पर उलझन थी, रुखसार जो थे वो क्या कहते हैं कि अगर सर्दियों में कोई मुनासिब कोल्ड क्रीम या वैसलीन या कोई इसी तरह का और आयल चेहरे पर न मला जाए तो चेहरा बहुत खुश्क हो जाता है, पपड़ियाँ जम जाती हैं। तो इसके चेहरे पर आपने पपड़ियाँ देखी होंगी, और इसकी आंखों में जो बेखाबी थी वो भी आपने देख ली होगी। ये खौफ, ये परेशानी, ये सदमा, और कोई इसको बताए कि अभी तो इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, इसके साथ जो होना है वो तो अभी होना है। यानी वो जो लोग कह रहे हैं ना कि इमरान की कहानी ख़त्म हो गई, वो इस सेंस में तो सही है कि इसकी हुकूमत जा रही है और बल्कि चली गई है, लेकिन असल में इसकी कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई। इसकी कहानी शुरू होगी और फिर पता चलेगा अवाम को कि इस पर कौन कौन से मुकदमात बनते हैं। इसने तो अभी से फरमाइशें करना शुरू कर दी हैं कि अगर आप शौकत खानम अस्पताल का पिंडोरा ना खोलें और फॉरेन फंडिंग केस से मुझे बचा लें और मुझे गारंटी दें कि मुझे इक़्तिदार से बरतरफी के बाद गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा तो मैं इस्तीफ़ा दे सकता हूँ, फलां कर सकता हूँ। बहरहाल ये किस्सा फिर इंशाअल्लाह किसी नशिस्त में, लेकिन ये पहले ये किसी ने जो साजिश की थी उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान ने कोई खाना जंगी का मनसूबा बना लिया है और वो खाना जंगी होगी और फिर मार्शल लॉ लग जाएगा। खाना जंगी इस तरह कि इसका जुलूस वो 10 लाख अफराद, ये 10 लाख अफराद कहाँ छुपे हुए हैं? ये वो 1 बिलियन दरख्तों के झुंड में छुपे हुए हैं जो इसने पख्तूनख्वा में लगाए हैं। ये उन 360 डैमों के आसपास मौजूद हैं जो इसने पख्तूनख्वा में तामीर किए। और अभी परसों इसने झूठ बोला कि हमने 10 बड़े डैम तामीर कर दिए हैं। पता नहीं वो बड़ी गाला की किसी झाड़ी के पीछे शायद 10 डैम एक ही झाड़ी के पीछे इसने लगा दिए होंगे। तो ये 10 लाख वाला जो ड्रामा था, तो मकसद इसका क्या था? 10 लाख अफराद कभी इकट्ठे नहीं हो सकने थे, इसलिए कि इसकी पार्टी पर मायूसी और मुर्दनी का दौरा है, और ये दरमियान में झूठ बोलता है कि बुश ने मेरी पार्टी को ज़िंदा कर दिया, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो मैं फिर 2/3 अक्सरियत से आऊँगा, मेरा तो फ़ायदा कर दिया है। अगर तुम्हारा फ़ायदा कर दिया है तो फिर ये स्पीकर को ये आर्डर क्यों दे रहे हो कि जो मेरे खिलाफ वोट डाले तुमने उसका वोट गिनना ही नहीं है? फिर क्यों दे रहे हो? फिर तो स्पीकर को कहो कि जल्दी करो, मेरी डोली जल्दी उठाओ ताकि मैं अगले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत के साथ फिर आ सकूं। ये तो तारीख देने के लिए तैयार नहीं है, यानी जो मैक्सिमम तारीख है 14, वो 14 दिन, उसके बाद इसने इजलास बुलाने का ऐलान किया है। और फिर उसके बारे में भी अफवाहें हैं कि ये मज़ीद डिले कर देगा किसी कानूनी शिक का, पता नहीं कौन सी कानूनी शिक, लेकिन इसके हाथ अब बंद गए हैं, अब ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये 10 लाख का जो ड्रामा था, दरअसल ये फ़ौज को एक मैसेज था। 10 लाख का तो खैर फ़ौज को भी पता है कि ये नहीं ला सकता, जब फ़ौज की इसे मदद हासिल थी, जब मीडिया इसके साथ था, जब इसकी पार्टी का मोराल अप था, तब भी ये 15,000 से ज़्यादा आदमी इस्लामाबाद नहीं ला सका। लेकिन बहरहाल फसाद पैदा करने के लिए तो 1,000 आदमी भी काफ़ी है ना। अगर 1,000 आदमी मुसल्लह हो, डंडे हो, उनके पास पत्थर हो,
और आप पार्लियामेंट हाउस के इर्द गिर्द उनको फैला दें, तो ज़ाहिर है अरकान कौमी असम्बली जाते हुए मोहतात रहेंगे, डरेंगे। किसी तरफ से पत्थर आ सकता है, किसी तरफ से कोई छुरा लेकर आ सकता है, किसी तरफ से कोई डंडा लेकर आ सकता है, और नहीं तो 5-10 आदमी किसी एक एमएनए को पकड़कर उसे लंबा फर्श पर लिटाकर, जिस तरह इन्होंने एक डीएसपी को कत्ल करने की कोशिश की थी धरने के दौरान, इस तरह के वाक़यात तो हो सकते हैं। चुनांचे ये एक ब्लफ था जिसका मकसद था फौज को डरावा देना और अपोजिशन एमएनएस को भी डरावा देना, ताकि वो अपोजिशन के एमएनए जो है वो उनसे कह दे अपनी क़यादत से कि भाई हम कैसे जाएं, हमें तो डर लगता है, हमारी तो जान खतरे में है। लेकिन इस ब्लफ का जवाब मौलाना फजल रहमान ने दिया, और हैरत की बात है कि ये इमरान खान की दूसरी साजिश भी फजल रहमान ने ही नाकाम बनाई। पहली साजिश वो जिसका मैंने जिक्र कल तफसील से किया कि इनका प्रोग्राम था, फैसला था पार्टी का कि सिर्फ 10 एमएनए अपोजिशन के गिरफ्तार कर लिए जाए और उनको लापता कर दिया जाए। तो ज़ाहिर है जब गिनती बड़ी मामूली फ़र्क हो तो 10 एमएनए अगर गायब हो जाएंगे तो मोराल अपोजिशन का डाउन होगा और पीटीआई की जो चाल है वो कामयाब होने के करीब हो जाएगी। अगरचे अपोजिशन के पास नंबर इससे बहुत ज़्यादा है, जैसा कि परवेज़ इलाही ने भी बताया कि अपोजिशन के पास नंबर खासे ज़्यादा हैं। 10 लापता होने के बावजूद भी अपोजिशन की मेजॉरिटी कायम रहती। लेकिन ये है कि 10 आदमी इकट्ठे गायब हो जाए तो उससे एक हवा का रुख पहचानने वाले जो हजरात होते हैं वो डर जाते हैं, वो कहते हैं ये तो कोई अच्छा शगुन नहीं है, ये तो अपोजिशन नाकाम हो गई है। इस साजिश को मौलाना फजल रहमान ने फौरी फैसला करते हुए नाकाम बनाया, वरना अपोजिशन की बाकी क़यादत तो अभी सोच रही थी कि हमने करना क्या है। उन्होंने अंसारुल इस्लाम के बंदे एडवांस भेज दिए, आधे घंटे के नोटिस पर वो बंदे पहुँचे हैं, और उसके बाद जो फिर ऑपरेशन हुआ और जो रद्द ऑपरेशन हुआ यानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, तो उससे इमरान खान की आंखें भी खुल गई और वो शेख रशीद की शेखियाँ भी धरी की धरी रह गई, और वो प्लान जो था वो अपने अंजाम तक पहुंच गया। अब ये दूसरा प्लान इस तरह नाकाम बनाया कि मौलाना फजल रहमान ने डिक्टेट किया पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर अपना ये फैसला, वरना जरदारी भी साहब भी मुतम्मल थे और मुस्लिम लीग तो खैर शहबाज शरीफ की क़यादत में कोई फैसला करने की अहलियत रखती नहीं है। लेकिन मौलाना फजल रहमान का इस वक्त तूती बोल रहा है, उनका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने फैसला डिक्टेट किया और जरदारी ने भी मान लिया और शहबाज शरीफ ने भी मान लिया, यानी कि कमाल ही हो गया। फैसला ये हुआ कि 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च था, जो इस सारे हंगामे में खो गया था और जिसके बारे में कहा जाता था कि ये दरअसल होना ही नहीं था, ये सिर्फ ये भी एक ब्लफ था, मौलाना फजल रहमान ने उस ब्लफ को हकीकी बना दिया और कारकुनों को कॉल दे दी कि 23 को निकलो। चुनांचे कारकुन निकलने की तैयारी कर रहे हैं और इसमें कोई शुबा नहीं कि इमरान खान का जो मुजाहरा था वो तो ब्लफ था, लेकिन मौलाना फजल रहमान की कॉल पर जो लोग निकलेंगे वो ब्लफ नहीं होंगे, वो निकलेंगे। और फिर जो बम बरसाया नवाज शरीफ ने लंदन से, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अपने मराकज़ से रैलियाँ निकालेगी, एक रैली की क़यादत मरीम नवाज साहबा करेंगी और एक की शहबाज शरीफ करेंगे। मरीम नवाज की रैली जो है उस पर ज़्यादा तवज्जो है लोगों की, और ये रैली बड़ी इमरान खान के लिए हौसला शिकन, हौसला तो उसका पहले टूट गया है, एक यानी एक बड़ा वाक़या मरीम नवाज की रैली होगी और ये रैलियाँ निकलेंगी और मौलाना फजल रहमान के कारकुन भी लाखों की तादाद में आएंगे और वो इस्लामाबाद जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? इमरान खान को पैगाम पहुंचा दिया गया और मज़ीद पैगाम अमली तौर पर पहुंचा दिया जाएगा कि असम्बली के इजलास के मौके पर किसी पार्टी को भी धरने की या मुजाहरे की या रैली की इजाज़त नहीं होगी। ये फैसला इस बात का हो चुका है और इस पर अमल दरामद होगा। तो लॉन्ग मार्च का फिर क्या होगा जो पीडीएम ने और किया है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई है, जिसमें एएनपी भी शामिल हो गई है। तो जनाब लॉन्ग मार्च तो होगा, वो इस पाबंदी के जद में वो नहीं आएगा, इसलिए कि ये लॉन्ग मार्च एक तो 23 तारीख को शुरू हो रहा है, जीटी रोड सारा और मोटरवे सारा और जितनी दूसरी सड़कें हैं उन सब पर लोग निकलेंगे। ज़ाहिर है पाबंदी जो है वो तो असम्बली के इलाके में होगी। तो वहाँ तक ये लॉन्ग मार्च 2 ऑप्शन है, एक तो ये है कि पहुँचेगा ही नहीं और इससे पहले ही वो फैसला कोई ना कोई सुना दिया जाएगा, और अगर पहुँचा तो इस शर्त पर उठेगा कि जनाब वो जो फैसला है उस पर अमल दरामद करो, और वो फैसले पर अमल दरामद होगा। ना पीटीआई वहाँ जुलूस निकाल सकेगी, ना पीडीएम वहाँ जुलूस लेकर जाएगी, किस्सा ख़त्म। हाँ, इसमें इमरान खान की इज्जत रह जाएगी कि उसने कहना है कि मैंने तो 10 लाख क्या, मैंने तो 20 लाख आदमी इकट्ठे कर लेने थे, लेकिन अब वो ये आर्डर आ गया, अदालत की तरफ से आ गया, या पता नहीं किसकी तरफ से आ गया, जो हम नहीं समझते कहाँ कहाँ से आर्डर आ जाते हैं, तो वो इसको ये कहने का मौका मिलेगा, लेकिन इसको नहीं। इसकी पार्टी के कुछ लोगों को शायद कहने का मौका मिल जाए, इसके तो होशो हवास उस वक्त गायब हो चुके होंगे।
اور ایسے غائب ہوں گے کہ پھر وہ جو طاقت کی یہ صفوف لیتا ہے نا، وہ صفوف بھی اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ بعض اوقات اعصابی جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ پھر وہ دوائیاں کام نہیں کرتی، پھر ہسپتال لے جانا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو سازش کی ناکامی تھی۔ اب آئیے ذرا پرویز الہی کی انٹرویو کی طرف۔ اس پر آپ نے کئی پروگرام سن لیے، اس پر تبصرے پڑھ لیے، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر جی اتنی بار چلا ہے کہ میرے خیال میں یہ شاید ریکارڈ توڑ پروگرام ہے جس کو اتنی زیادہ مرتبہ دیکھا گیا ہے، اتنی زیادہ بار سنا گیا ہے۔ اپوزیشن کا، اتحادی پارٹیوں کا جو فیصلہ ہے وہ کلیئر ہے، لیکن پرویز الہی نے اس انٹرویو میں اس پر مہر لگا دی اور یہ کہا کہ اتحادی جماعتیں، تمام اتحادی جماعتیں 100% متفق ہیں کہ ہم نے اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے۔ یعنی اب تک جو خبریں آتی رہی ہیں ٹی وی چینلز پر اور ذرائع کے حوالے سے کہ فلاں پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں اکثریت نے اپوزیشن کے ساتھ جانے کی حمایت کی، فلاں پارٹی کا اجلاس ہوا وہ اس کی اکثریت بھی اپوزیشن کے ساتھ جانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ تو مطلب یہ نکلتا تھا کہ کچھ لوگ ہر پارٹی میں اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کے مخالف ہیں، یعنی اکثریت اپوزیشن کے ساتھ ہے، لیکن جو اپوزیشن کے خلاف ہیں، جو حکومت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہیں۔ لیکن پرویز الہی نے یہ اپنے انٹرویو میں کلیئر کر دیا کہ کوئی اقلیت نہیں ہے، تمام کی تمام پارٹیاں یونیفائیڈ ہیں اس حکومت کے خلاف ووٹ دینے کے لیے۔ اب بتائیے کہ یہ جب اعلان ہوگا، یہ اعلان کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی ایک ٹیکنیکل ایک دو وجوہات ہیں، کیونکہ 23 مارچ ابھی دور ہے اور 28 مارچ اس سے بھی دور ہے۔ تو ایک سسپینس کی اعصاب شکن فضا جو ہے حکومت کے لیے جاری رکھی جائے گی، وہ ہو سکتا ہے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، حکمت عملی بدلتی رہتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے، اس میں اپوزیشن کی طرف سے کسی اضطراب کا، کسی بے چینی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا کہ یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے۔ اپوزیشن کے اطمینان سے لگتا ہے کہ وہ یہ ڈیلے ان کے طے شدہ پروگرام کا حصہ ہے، اور یہ کب تک ڈیلے رہے گا ہمیں نہیں پتہ۔ ہو سکتا ہے 24 گھنٹوں میں یہ ختم کر دیا جائے، 48 گھنٹوں میں ختم کر دیا جائے، یا 23-24 کا اسلامی وزرائے خارجہ کانفرنس کے گزرنے کا انتظار کیا جائے۔ یعنی کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن اپوزیشن جس طرح مطمئن ہے اور جس طرح مسکرا کر باتیں کر رہی ہے اور معنی خیز اشاروں کے ذریعے، آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے، اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے جو باتیں کر رہی ہے، اس سے یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ مزے لے رہی ہے اور ڈیلے جان بوجھ کر رہی ہے۔ ٹینشن ساری دوسری طرف ہے، جو ہر روز کرندے اس کے عمران خان کے ایجنٹ کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اور بیانات دیتے ہیں کہ کل خوشخبری آ جائے گی، پرسوں ٹیلی فون آ جائے گا، آج پاسا بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے۔ اور یہ جو ان کے اینکر پرسن ہیں جو پیسے لے کر مقدس خواب گھڑتے ہیں اور اپنے ممدوحین پر وہ ان کا انتباہ کرتے ہیں، پیسے کی خاطر وہ اپنا ایمان بیچتے ہیں، مقدس ہستیوں کا نام لیتے ہیں، پیسے کی خاطر اسلام فروشی کرتے ہیں، وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ابھی کوئی بات قطعیت سے نہیں کی جا سکتی، ابھی بہت دن ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، کسی دن بھی کوئی معاملہ تل پٹ ہو جائے گا، اپوزیشن منہ دیکھتی رہ جائے گی۔ ظاہر ہے انہوں نے پیسے کھڑے کرنے ہیں، ان کی باتوں کی طرف آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، پتہ انہیں بھی ہے، لیکن وہ مجبور ہیں اپنی عادت سے، اور عمران خان کے دیے ہوئے پیسے حلال کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو سازش کی تھیوریاں چل رہی ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی بہت بڑا بم ہے جو آخری مرحلے پر چلائے گا۔ اس کی پٹاری میں جناب کچھ بھی نہیں رہا، یہ کوئی بم نہیں چلا سکتا۔ اس کے پاس ایک ہی بم ہے اور وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کون سا ہے، اور وہ نہیں چلا سکتا۔ اس بم کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کے علم میں، ہر آدمی کے علم میں ہے کہ وہ کس بم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کس بم کی چلانے کی وہ دھمکیاں بھی دیتا رہا ہے، اور ان دھمکیوں پھر معافیاں بھی مانگتا رہا ہے۔ وہ بم اس کی پٹاری میں اب نہیں ہے۔ ایک غیر ملکی سازش کا بہانہ ہے، اس کا ٹارگٹ بھی مسلح افواج ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کی ٹیم یہ ہر طرف بات پھیلا رہی ہے کہ دیکھو ہمارے ادارے کیسے ہیں، کسی اسمبلی کو مدت پوری نہیں کرنے دیتے، اور ساتھ ہی پھر یہ چلتی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور ہالینڈ اور وہ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ اور زمبابوے اور نمیبیا اور نکاراگوا، پناما، کوسٹا ریکا، یہ سب عالمی طاقتیں جو ہیں عمران خان کی ولولہ انگیز قیادت کے خلاف متحد ہو گئی ہیں۔ جھوٹی خبریں گھڑی جا رہی ہیں۔ یعنی ایک پی ٹی آئی کے صاحب ہے جنہوں نے ایک خبر بنائی کہ موساد اور را اور سی آئی اے کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں بڑی تشویش ظاہر کی گئی کہ عمران خان تو ہمیں لے دے جائے گا، اس کا تختہ کیسے الٹا جائے۔ وہ پی ٹی آئی کا ایک ملازم ہے جس نے یہ خبر لکھی، اور خبر ٹائپ کرنے کے بعد اس صفحے پر کسی
فرضی جعلی اخبار کے پیشانی چھاپ دی اور اسے انٹرنیٹ پر ڈال دیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی نہ کوئی اخبار ہے جس نے یہ رپورٹ چھاپی ہے۔ اور اس مضمون کو پھر یہ جو پنجاب کا ایک فراڈی ہے فیاض الحسن چوہان، اس نے ٹویٹ کر دیا کہ دیکھو یہ سازش ہو رہی ہے۔ اور فیاض الحسن چوہان کیا، پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے وہ مضمون شیئر کیا اور سوشل میڈیا پر پھیلایا، اور یہی حال وزیروں کا ہے۔ انہوں نے ایک جعلی مضمون کہ بے نظیر جو تھی دراصل امریکی ایجنٹ تھی اور افواج کے خلاف تھی، اس نے ایٹم بم کا سودا کرنے کی کوشش کی، پتہ نہیں کیا خرافات اس میں لکھی ہوئی ہیں، وہ وفاقی وزیروں نے بھی اس کو پوسٹ کیا اور فارورڈ کیا اور ری ٹویٹ کیا۔ بعد میں پھر جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی ڈرامہ ہے تو اور بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، بڑی بدنامی ہو رہی ہے، ان کو پتہ تو خیر ان کو پہلے ہی تھا کہ ڈرامہ ہے۔ جب یہ بات پکڑ لی گئی، کسی نے انڈیکیشن دے دی کہ یہ تو فلاں معاملہ ہے، یہ تو جھوٹ ہے، فلاں یہ اس سے پہلے یہ بولا گیا تھا اور اس کی تردید بھی آ چکی ہے، تو پھر ان وزیروں نے مزید بے عزتی سے بچنے کے لیے وہ اپنی ٹویٹ جو تھی ڈیلیٹ کر دی۔ ان میں شیری مزاری کا نام بھی شامل ہے، جو ماشاءاللہ انسانی حقوق کی وزیر ہے، اور انسانی حقوق کے خلاف سب سے زیادہ ظالمانہ کارروائیاں اسی کے دور میں ہوئی ہیں۔ تو خیر بات دوسری طرف نکل گئی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف یہ کہنا کہ یہ فوج جو ہے کسی کو مدت پوری نہیں کرنے دیتی، اور پھر یہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل، بھارت اور پتہ نہیں کون کون سی طاقتیں پاکستان میں سازش کر رہی ہیں، اور شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس بھی کر دی کہ پیسے بانٹے گئے ہیں۔ تو مطلب یہ نکلا کہ پاکستانی فوج غیر ملکی امریکہ، بھارت اور اسرائیل کی سازشوں پر امپلیمنٹ کر رہی ہے، یعنی دو الگ الگ باتیں جب جڑیں گی تو پھر یہی مطلب نکلے گا۔ براہ راست ان کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ یہ کہیں کہ فوج امریکہ کی ایجنٹ ہے، فوج جو ہے وہ بھارت کی مدد کر رہی ہے، فوج جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کر رہی ہے۔ یہ بات کہنے کے بجائے وہ دو سٹیپ میں بات کرتے ہیں، یعنی پہلا سٹیپ یہ کہ فوج کسی کو مدت پوری نہیں کرنے دے رہی، اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اسرائیل، بھارت اور امریکہ یہ سازش کر رہے ہیں عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے۔ تیسرا پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ چین، روس اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ عمران خان کا تختہ نہ الٹا جائے۔ تو ان تینوں ملکوں نے یہ بات کس سے کی ہے؟ زرداری کو فون کیا ہے، یا مولانا فضل الرحمان کو فون کیا ہے، یا شہباز شریف کو فون کیا ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے اگر یہ بات کی ہوگی تو فوج سے ہی کی ہوگی نا۔ تو پھر کیا فوج نے بتایا عمران خان کو کہ تمہاری مدد کے لیے 3 ملک آ گئے ہیں؟ بالکل جھوٹ ہے، اور چین تو خوش ہوگا اگر یہ عمران خان کی حکومت دفع ہوتی ہے، تو چین سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، وہ بھی اتنا خوش ہوگا کہ چین سے تھوڑا سا 2 اونس کم اس کی خوشی ہوگی، لیکن اس کی خوشی بھی بے شمار ہوگی، کیونکہ وہ بھی عمران خان کے بارے میں جو سوچ رکھتا ہے وہ نقل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ رہا امریکہ، تو وہ اس کے نزدیک عمران خان ایک بے معنی بیکار چیز ہے جس کو جتنا استعمال کرنا تھا کر لیا گیا۔ اس نے امریکہ کے لیے کون سی خدمت ہے جو سر انجام نہیں دی؟ کشمیر کے سودے سے لے کر بھارت کو سلامتی کونسل کا رکن بنوانے تک اس نے امریکہ کی خوشی کے لیے ہر کام کیا۔ اب اس کو امریکہ کو ضرورت نہیں رہی۔ سی پیک اس نے امریکہ کی خوشی کے لیے بند کیا۔ بہت سارے کام ہے، گنواؤں تو 10-12 ہو جائیں گے۔ اب امریکہ کو اس کی ضرورت نہیں رہی۔ امریکہ کو فی الحال پاکستان کے اس علاقے میں جو مفادات چاہیے تھے وہ مل گئے۔ اب مزید اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کابل پر قبضہ تو کرنا نہیں ہے کہ اس سے پاکستان میں کسی اور کٹھ پتلی کی ضرورت ہو۔ فی الحال وہ اس سٹیج پر چلا گیا ہے جس سٹیج پر یحییٰ خان کے زمانے کے بعد امریکہ چلا گیا تھا۔ اس وقت امریکہ کو پاکستان کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ تو 76 کے زمانے میں پھر ایک امریکہ کی پلاننگ ہوئی کہ سوویت یونین کو گھیرنا ہے پاکستان کے ذریعے، تو پھر 1976 میں پاکستان کی اہمیت بڑھی۔ ضیاء الحق نے مارشل لا جب لگایا تو اس وقت بھی پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن جو امریکہ کو یہ پتہ چلا کہ روس جو ہے، سوویت یونین جو ہے افغانستان میں کوئی آپریشن کرنے والا ہے، تو پھر اچانک سے انہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ اہمیت دی اور ضیاء الحق کو اپنا ڈارلنگ بنا لیا۔ تو اس وقت امریکہ کو پاکستان میں کسی کٹ پتلی حکومت کی ضرورت نہیں، ایک مالیاتی جکڑ بندیوں کی ضرورت تھی، وہ عمران خان کے ذریعے وہ کام لے لیا گیا ہے۔ اور جکڑ بندیوں کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کبھی ضرورت پڑے پاکستان امریکہ کا تابع معاملہ بن کر رہے اور انکار کی جرت نہ کر سکے۔ ظاہر ہے پاکستان امریکہ کے سامنے انکار کی جرت نہیں کر سکتا، چاہے امریکہ یہ کہے کہ تمام یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ڈی چوک میں آ کر رقص کرے، تو وہ رقص کرے گی، اس لیے کہ اگر امریکہ کا حکم نہ مانا تو امریکہ پاکستان کی امداد بند کر دے گا، اور پاکستان کے پاس اس وقت اب کچھ نہیں ہے، کنگال ملک بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے امریکہ کو فی الوقت چونکہ ایسے کسی ایڈونچر کی ضرورت نہیں،
लिहाजा पाकिस्तान में आज़ादी से जो हुकूमत भी कोई बनाना चाहे बना सकता है। अवामी इंतखाबात के बल पर इंतखाबात में भी मुदाखलत नहीं होगी और वो सारे ड्रामे नहीं होंगे जो 2014 में हुए थे। हाँ, अगर उसको ज़रूरत पड़ती है 1 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, किसी भी काम के लिए, किसी भी एडवेंचर के लिए, क्योंकि रास्ते तो खुले होते हैं ना ऐसी ऑपरेशन के लिए, ऐसे एडवेंचर के लिए, मफादात के लिए, जब भी ज़रूरत पड़ी तो उसने इसका बंदोबस्त इमरान खान के ज़रिए करवा लिया है। तो फिल वक्त जो है अमेरिका को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि अब तो अगर पाकिस्तान सी पैक भी बनाना चाहे तो अमेरिका की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं डाली जाएगी, क्योंकि अमेरिका की तरजीहात और पॉलिसियों में फ़िलहाल यूरोप ने ज़्यादा बड़ी जगह ले ली है। तो नाज़रीन इंतज़ार कीजिए, बल्कि अब इंतज़ार के लम्हात ख़त्म कर दीजिए, अब सिर्फ एंजॉय कीजिए। यानी एक ये जो सस्पेंस है जो पैदा हो गया है, ये आपके मज़े के लिए है और उनकी टेंशन के लिए है, पीटीआई की टेंशन के लिए, जिसके अंदर तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है। फैज़ का चश्मा सूख चुका है, परवेज़ इलाही ने भी तस्दीक कर दी है। उसके बाद रहा क्या है, यानी अब पल्ले कुछ नहीं रहा। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।